हेलो फ्रेंड्स। आज मैं तुम्हें भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास पाठ्यपुस्तक जो एनसीईआरटी की है उसके पहले अध्याय को पढ़ाने वाला हूं, जिसका शीर्षक है की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष 1947 में भारत की अर्थव्यवस्था की दशा के बारे में जानेंगे और भारतीय अर्थव्यवस्था को अल्प विकास तथा गत्यावरोध की स्थिति में पहुंचा देने वाले कारकों से परिचित होंगे। तो बच्चों, तुम लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी होंगी कि भारत कभी सोने की चिड़िया थी। तो सोने की चिड़िया थी तो वो इतनी गरीब कैसे हो गई? तो जब भारत आजाद हुआ तो हम लोग देखेंगे कि उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, वो कितना गरीब था। और अगर वो गरीब था तो भारत कैसे गरीब हो गया, कैसे सोने की चिड़िया से एक विकासशील देश में परिवर्तित हो गया या गरीब देश में परिवर्तित हो गया। तो हम लोग इस चैप्टर में इसी ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में पढ़ेंगे। विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस, जो 1894 में ब्रिटिश इंडिया के वायसराय थे, उन्होंने कहा है, भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य का कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं। यदि हम भारत को खो देते हैं तो हमारे साम्राज्य का सूर्य अस्त हो जाएगा। तो देखो बच्चों, उसकी इस लाइन से हम ये समझ सकते हैं कि भारत कितना महत्वपूर्ण था आर्थिक रूप से अंग्रेजों के लिए। तो अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। मेरा नाम रॉबिन श्रमन है, मैं एक IIM अहमदाबाद एलुमनस हूँ और मुझे अर्थशास्त्र के विषयों पे बहुत से भारत के उच्च दर्जे के शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिला है। चलो पढ़ना शुरू करते हैं। भारत का आर्थिक विकास विषयक इस पुस्तक का मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुए विकास से अवगत कराना है। यद्यपि देश की वर्तमान अवस्था तथा भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय उसके आर्थिक अतीत पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं। इसी क्रम में हम उन सब बातों की भी स्पष्ट पहचान करेंगे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीतियों का निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है। इसके मूल सूत्र तो इतिहास में बहुत गहरे हैं, विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक ही सीमित रखना था। उस शासन की अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद के पिछले 6 दशकों में भारत में हुए विकास का सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं। तो यहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो उसके पहले क्या था। उसके पहले 200 साल तक भारत, 200 से भी ज्यादा सालों तक भारत अंग्रेजों का गुलाम था और उसकी एक कॉलोनी था। तो अगर हम लोग को आज की अर्थव्यवस्था को जानना है कि आजादी के बाद के 6 दशकों में कैसे क्या हुआ, तो इसको जानने के लिए उसका हमें मूल आधार जानना पड़ेगा, उसका बेस जानना पड़ेगा और उस बेस को समझने के लिए हमें पिछले 200 साल में क्या क्या हुआ भारत में वो भी जानना होगा। आगे बढ़ते हैं। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थीं। सूती व रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणि रत्न आदि से जुड़ी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। भारत में बनी इन चीजों की विश्व की बाजारों में अच्छे सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तर की कलात्मकता के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। तो देखो बच्चों, जब हम लोग ये देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों से आने के पूर्व भारत कैसा था, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी, भारत का व्यापार कैसा था। तो भारत बहुत ही अमीर साम्राज्य था। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा उन्नत किस्म के उद्योग थे और यहाँ के बने हुए कपड़े, यहाँ के मसाले
उसके विश्व के बाजारों में बहुत ही ज़्यादा डिमांड थी और बहुत ही ज़्यादा मांग थी और सभी लोग भारत के चीज़ों को खरीदना चाहते थे। जैसे कि आज के समय में लोग एप्पल का आईपैड, मैकबुक खरीदना चाहते हैं या फिर कोई और अच्छी चीज़ मिलती है, कोई जैसे प्ले स्टेशन है गया, सोनी का प्ले स्टेशन खरीदते हैं, गेम बॉक्स। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट भारत में भी बनते थे उस वक़्त और भारत के सामान की बहुत ज़्यादा माँग थी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे बंगाल का सूती उद्योग। मलमल एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा है। इसका मूल निर्माण क्षेत्र बंगाल, विशेषकर ढाका के आसपास का क्षेत्र रहा है। यह नगर अब बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका के मलमल ने उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में बहुत ख्याति अर्जित की थी। यह बहुत ही महीन कपड़ा होता था। विदेशी यात्री इसे शाही मलमल या मलमल खास भी कहते थे। इसका आशय यही था कि वे इस कपड़े को शाही परिवारों के उपयोग के योग्य मानते थे। तो भारत का जो मलमल कपड़ा था, जैसे बहुत सारे गाने भी तुमने सुने होंगे, कुर्ती मलमल का या मलमल का रुमाल तो करके गाने हैं। तो ये जो मलमल था बहुत ही फेमस था भारत का। तो ये ढाका के आसपास ये बनता था और ये बहुत दूर-दूर तक विदेशों में बेचा जाता था। तो इसकी विदेशों में बहुत मांग थी। तो बंगाल का सूती उद्योग बहुत ही एक उन्नत था और इसकी वजह से बंगाल एक अमीर राज्य हुआ करता था। अलग बात है कि आगे जाकर बंगाल सबसे गरीब बन गया, लेकिन एक समय था जब बंगाल बहुत ही अमीर राज्य था, जब इसका जो सूती उद्योग था पूरा विश्व विख्यात था और इसका मलमल हर जगह मांग में रहता था। तो इसमें हम लोग आगे बहुत सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन अब हम आज के समय में अगर देखते हैं 2021 में, तो जो ढाका का वस्त्र उद्योग है, वो पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद धीरे-धीरे एक बार फिर अपने पैरों पे खड़ा हुआ है और आज के समय में बांग्लादेश बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कपड़ों का व्यापार करता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन ही था। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को बदल डाला। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहां के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि पहले जो भारत में जो प्रोडक्शन होता था तो उसको उन्होंने डिस्करेज किया, मतलब उन्होंने भारत के उद्योगों को एक तरह से बंद कर दिया, खत्म कर दिया और भारत को क्या बना दिया, बस एक कच्चे माल की पूर्ति करने वाला देश। और जो भी इंग्लैंड में बन के आएगा वहां से रेडीमेड होके वो यहाँ पर बिकेगा। इस तरीके से स्वाभाविक ही था कि औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। तो बहुत लंबे समय तक तो भारत की कितनी राष्ट्रीय आय है या फिर यहाँ का जीडीपी पर कैपिटा कितना है, प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो ये सब को गिनने के लिए अंग्रेजों ने कोई काम नहीं किया। तो क्योंकि उनका तो मकसद अपने इंग्लैंड को अमीर बनाना था। तो कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए, पर उनके अनुमानों में बहुत विसंगतियां और आपसी मतभेद भी रहे हैं। इन आकलनकर्ताओं में दादा भाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फिंडले सिराज, डॉक्टर VKRV राव तथा RC देसाई प्रमुख रहे हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत रहे हैं कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक समृद्धि दर 2% से कम ही रही है तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र आधा प्रतिशत ही रह गई। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अंग्रेजों के समय में भारत का जो आर्थिक दोहन चरम पर था और बहुत ही ज्यादा यहाँ पर गरीबी हो गई, यहाँ पर कोई विकास नहीं हो रहा था और इस तरीके से भारत धीरे धीरे करके एक गरीब देश बन गया। कृषि क्षेत्रक ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा। भारत की लगभग 85% जनसंख्या जो गांवों में बसी थी,
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से ही अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। तो यहाँ पर जो थे अधिकतर लोग किसान जो थे किसान थे, मतलब यहाँ पर अधिकतर लोग खेती पर ही निर्भर थे। तो खेती पर निर्भर पर थे और यहाँ पर किसी भी तरीके का शुरुआत में औद्योगिक विकास करने की बिल्कुल चेष्टा नहीं की गई। तो इसलिए भारत की कृषि भी बहुत ही पुराने तरीके की ही रह गई। इसमें कोई भी नया नवीनीकरण नहीं आया, कोई भी नया इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो इस तरीके से भारत में बहुत समय समय पर अकाल भी पड़ते रहे। पूर्व ब्रिटिश काल में कृषि। 17वीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने तत्कालीन बंगाल का इस प्रकार वर्णन किया है। तो जब 17वीं शताब्दी में एक फ्रांसीसी यात्री आए थे तो उन्होंने क्या कहा है बंगाल के बारे में, जरा सुनते हैं। अपने 2 बार के भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में संग्रहित जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूं कि यह क्षेत्र मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। यहाँ से सूती, रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर और मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। यहाँ अपने आंतरिक उपभोग के लिए भी गेहूं, सब्जियां, अनाज, मुर्गे, मुर्गियां, बत्तख आदि का भरपूर उत्पादन होता है। यहाँ सूअरों के बड़े बड़े झुंड तथा भेड़ बकरियों के विशाल झुंड भी विद्यमान हैं। इस क्षेत्र में हर प्रकार की मछलियां प्रचुरता में उपलब्ध हैं। राजमहल से लेकर समुद्र तक अतीत में परिवहन तथा सिंचाई के लिए गंगा नदी से बहुत यत्न और श्रमपूर्वक काटकर बनाई गई नहरों का जाल सा बिछा हुआ है। सत्रहवीं शताब्दी में अपने देश की कृषि समृद्धि के बारे में लिखिए तथा 200 वर्ष बाद जब ब्रिटिश भारत को छोड़कर गए उस समय कृषि की गतिहीनता के साथ इसकी तुलना कीजिए। तो बच्चों, ये जो फ्रांसीसी यात्री बर्नियर हैं, उन्होंने 17वीं शताब्दी में क्या देखा? उन्होंने देखा कि बंगाल मिस्र देश से भी कहीं ज्यादा समृद्ध था। यहाँ हर चीज मिलती थी और लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छे से रहते थे और यहाँ का सूती रेशमी वस्त्र पूरी दुनिया में बिकता था। लेकिन क्या हुआ कि जब ब्रिटिश औपनिवेशिक काल शासन आ गया तो उसमें भारत के कृषि में गतिहीनता आ गई और यहाँ का प्रोडक्शन बहुत ही कम हो गया। तो तुम्हें एक होमवर्क भी दिया है इस बुक में कि 17वीं शताब्दी में अपने देश की कृषि समृद्धि के बारे में लिखिए कि 17वीं शताब्दी में देश का कृषि कैसा था और जब 200 साल बाद जब ब्रिटिश भारत को छोड़कर गए, मतलब कि 17वीं शताब्दी में कैसा था और फिर 200 साल तक रहा उसके बाद का भारत। तो उसके बाद का जो भारत था उस समय की जो कृषि की गतिहीनता थी इसके साथ तुलना करनी है। तो हमें 17वीं शताब्दी और 1947 के समय को तुलना करना है। तो इस पर तुम एक लेख भी लिख सकते हो और लिखो, इसमें होमवर्क भी दिया है तो इसके होमवर्क करो। अगर तुम क्लास 11th के साथ साथ क्लास 11th में टॉप करना चाहते हो या यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो इन सब चीज़ों पर काम करो। तो ये लेख लिखोगे तुम्हें फायदा होगा। एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती ही रही। यही नहीं, अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित ह्रास या गिरावट भी अनुभव की गई। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई हो, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भूव्यवस्था प्रणालियों को ही माना जा सकता है। आज के समस्त पूर्वी भारत में, जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ को जमींदार ही हड़प जाते थे। किसानों के पास कुछ नहीं बच पाता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदारों तथा सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया। जमींदारों की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर उनसे अधिक से अधिक लगान संग्रह करने तक सीमित रहती थी। इसी कारण कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनावों को झेलने को बाध्य होना पड़ा। राजस्व व्यवस्था की शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा है। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा कराने की तिथियां पूर्व निर्धारित थी। उनके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। साथ ही प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं के अभाव और
उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रखने के लिए उत्तरदायी था। किसानों की दुर्दशा को और बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान रहा है। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता के प्रमाण भी मिलते हैं, किंतु उस उच्च उत्पादकता के लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण एवं भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था, जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें उगाना आरंभ किया। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए न ही संसाधन थे, न तकनीक थी और न ही कोई प्रेरणा। तो बच्चों, इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे भारत की जो कृषि प्रणाली थी वो बेकार होती चली गई, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके से न उत्पादकता वृद्धि करने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। और इससे क्या हो गया कि जो जो किसान थे उनकी हालत बुरी होती चली गई। और इसके साथ साथ जो औपनिवेशिक शासन थे, जो अंग्रेजों ने भू व्यवस्था प्रणाली लगाई थी, उससे भी बहुत ज़्यादा किसानों को नुकसान हुआ। तो इस भू व्यवस्था प्रणाली में तो नुकसान हुआ, और इसके साथ साथ जो था जैसे कि बंगाल प्रेसिडेंसी, जिसको पूर्वी भारत को बंगाल प्रेसिडेंसी कहते थे, वहाँ पर जमींदारी व्यवस्था लगाई गई। तो जमींदारी व्यवस्था में क्या होता था कि जमींदार ही किसान का सारा हड़प कर जाते थे। तो जब किसान ही का सारा जमींदार हड़प कर जाएंगे तो फिर किसान के पास तो कुछ बचेगा नहीं। तो जमींदारों को बस मतलब था कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लगान मिल पाए, और जमींदारों पर भी प्रेशर रहता था कि उनको राजस्व व्यवस्था में क्या होता था उनके साथ, कि राजस्व यानी कि जितना टैक्स है वो एक उनका डेट होता था। तो उस डेट पर उनको सारा का सारा टैक्स जमा करना होता था, कहीं से लाओ, और अगर तुम नहीं लाओगे तो तुम्हारा जमींदारी का अधिकार छिन जाएगा। तो जमींदार तो किसानों का शोषण करते ही थे, लेकिन एक उसके साथ साथ जमींदारों पर भी प्रेशर रहता था कि वो अंग्रेजों को टैक्स सही डेट पर दें, और अगर वो डेट पर नहीं देते तो फिर उनका जमींदारी का अधिकार छिन जाता। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही बेकार होती चली गई। तो अगर नहर भी बने तो बहुत ही थोड़े नहर बने, लेकिन उससे भारत के बाढ़ वगैरह की समस्या तो थी ही। अभी भी तुम देखते हो कि बिहार, आसाम में कितना बड़ा बाढ़ आता है, तो पूरा का पूरा फसल बह जाता है। तो इस तरीके से भारत के किसानों की दुर्दशा बढ़ती ही चली गई। कहीं कहीं पर कुछ लोगों ने कृषि का व्यवसायीकरण किया और कुछ नकदी फसलों, जैसे को कैश क्रॉप्स बोलते हैं, उसको भी उगाया। लेकिन नकदी फसलों को उगाया तो उससे थोड़ा बहुत तो फायदा हुआ, लेकिन भारतीय किसानों को उतना फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो अंततः इंग्लैंड में एक्सपोर्ट हो जाता था, इंग्लैंड निर्यात हो जाता था, और वो इंग्लैंड के कारखानों में काम होता था। तो जो थोड़ा बहुत नकदी फसल उगती भी थी, उसका भी कोई फायदा भारत के किसानों को नहीं मिल पाता था। तुम्हारे लिए कुछ होमवर्क दिया है इस किताब में। इस होमवर्क को देखो। पहला होमवर्क है, स्वतंत्र भारत के मानचित्र की अंग्रेजी शासन के भारत के मानचित्र से तुलना कर पता लगाइए कि देश का कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। तो तुमको आज़ादी के पहले का मैप लेना है और आज़ादी के बाद का भारत का मैप लेना है, और उसमें फिर तुमको देखना है कि कौन सा हिस्सा पाकिस्तान बन गया। और तुमको ये समझना है कि यह क्षेत्र आर्थिक दृष्टि से भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण था। तो बच्चों देखो, जो पाकिस्तान बना तो पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान बना। तो जो पूर्वी पाकिस्तान, जिसको बाद में बांग्लादेश बन गया, वहां पर जो बहुत ही ज्यादा गंगा की डेल्टा है, तो वहां पर बहुत उपजाऊ जमीन है, इसीलिए वहां पर बहुत ज्यादा आबादी का घनत्व भी बहुत ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं, और वहां पर खेती बहुत होती है। इसके साथ साथ जब हम पश्चिमी पाकिस्तान को देखते हैं, जिसको आज पाकिस्तान हम लोग कहते हैं, तो वहां पर भी जो सिंधु नदी की जमीन है वो भी काफी उपजाऊ है। तो इस तरीके से देखते हैं कि भारत के बंटवारा जो हुआ
उसमें बहुत ज़्यादा उपजाऊ जमीन पाकिस्तान और बांग्लादेश को चली गई। तो इससे भारत को काफ़ी नुकसान हुआ कृषि के क्षेत्र में। इस संदर्भ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक इंडिया डिवाइडेड का अध्ययन उपयोगी होगा। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनकी एक किताब है इंडिया डिवाइडेड। तो इंडिया डिवाइडेड में बंटवारा हुआ, तो भारत का बंटवारा हुआ तो किसको फायदा हुआ, किसको नुकसान हुआ, तो वो भी उसका जिक्र इस किताब में है। दूसरा होमवर्क क्या है इस किताब में? अंग्रेजों ने भारत में किस प्रकार की राजस्व व्यवस्था लागू की? देश के किस क्षेत्र में कौन सी राजस्व व्यवस्थाएं लागू की गईं और वहां उसके क्या प्रभाव रहे? आपको उन राजस्व व्यवस्थाओं की आज के भारत में कृषि परिदृश्य पर क्या छाप दिखाई देती है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए आप रमेश चंद्र दत्त की 2 खंडों में प्रकाशित पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सहारा ले सकते हैं। B.H. बैडन पावेल की पुस्तक द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया भी उपयोगी रहेगी। इसके भी 2 खंड हैं। इस विषय को अधिक अच्छी तरीके से समझने के लिए आप ब्रिटिश भारत का एक कृषि मानचित्र बनाने का प्रयास करें। अपने विद्यालय में लगे कंप्यूटर का भी आप इस कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। स्मरण रखिए, किसी भी विषय को भली प्रकार समझने समझाने में मानचित्र का अंकन बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है। तो देखो बच्चों, ये जो दूसरा जो होमवर्क है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। इसमें ये बताया गया है कि अगर तुम्हें किसी भी जगह के बारे में अधिक जानकारी अच्छे से समझना है तो तुमको उसके मानचित्र को अध्ययन करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि मानचित्र में ही सब कुछ बहुत कुछ छुपा रहता है। तो अगर तुम्हें अगर मानचित्र समझ में आता है, तुम बहुत कुछ नई नई चीजें समझ सकते हो, नई नई बातें तुम्हें पता चलेंगी। तो इस होमवर्क सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है कि तुमको ये पता लगाना है कि भारत में अंग्रेजों ने किस प्रकार की राजस्व व्यवस्था लागू की, अलग अलग जगहों पर कौन कौन सी राजस्व व्यवस्था थी और उसका क्या प्रभाव हुआ, मतलब कि उससे क्या क्या नुकसान हुआ और किस तरह का नुकसान हुआ। और अगर वो पहले जब राजस्व व्यवस्था थी उसका आज के भारत के कृषि परिदृश्य पर क्या छाप दिखाई देती है, मतलब कि पहले जो खराब हो गया तो उसका असर अब क्या पड़ा है, उसको भी तुमको समझना होगा। तो अगर तुम यूपीएससी एस्पिरेंट हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो तुम एक काम कर सकते हो कि रेफरेंस के लिए, या फिर अगर आप एक प्रोफेसर हैं तो भी आप रेफरेंस के लिए आप रमेश चंद्र दत्त की प्रकाशित पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया को एक रेफरेंस बुक की तरह देख सकते हैं। तो ये 2 खंडों में है, 2 पार्ट्स में है। उसी तरह से एक और बुक है B.H. बैडन पावेल की बुक द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसके भी 2 खंड है। तो इन किताबों से तुम्हें ये पता चलेगा कि भारत में उस वक्त का आर्थिक परिदृश्य क्या था, कैसी थी किसानों की हालत और कैसी थी कृषि और राजस्व व्यवस्थाएं। और इसके साथ साथ तुम भारत का एक कृषि मानचित्र बनाओ। तो अब ब्रिटिश भारत का, यानी कि आज़ादी के पहले का जो भारत था उसका एक एग्रीकल्चरल मैप बनाओ, कृषि मानचित्र। तो इससे पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पर खेती होती थी और कहाँ कहाँ पर अनाज उगता था। तब जाकर तुम्हें पता चलेगा कि बंटवारे के बाद भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और अधिकतर जो उपजाऊ जमीन थी वो पाकिस्तान के हाथ में चली गई, जो बांग्लादेश है, और जो बाद में बांग्लादेश और पश्चिमी पाकिस्तान, जो सिंधु नदी का जो उपजाऊ क्षेत्र है। चलो आगे पढ़ते हैं। औद्योगिक क्षेत्रक कृषि की ही भांति औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाया। देश की विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था, किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। तो भारत का जो भी एक औद्योगिक क्षेत्र था वो धीरे धीरे बर्बाद हो रहा था। बहुत से जो भारत की शिल्प कलाएं थी जो पूरी दुनिया में जानी जाती थी, जैसे मलमल हो गया या फिर बहुत तरह की शिल्प कलाएं थी, तो वो उनका भी पतन हो रहा था और कोई भी आधुनिक औद्योगिक अधिकार की रचना नहीं होने दी गई। यानी कि यहाँ के जो मूल टेक्नोलॉजी थी, यहाँ की जो मूल तकनीक थी, प्रसिद्ध शिल्प कलाएं थी, उनको बचाने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। भारत के इस विऔद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था।
तो इसको बच्चों डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है, औद्योगिकीकरण क्या होता है, इसमें यह होता है कि किसी देश की इंडस्ट्री को बर्बाद कर देना, मतलब कि जो भी इंडस्ट्री लगी हुई है तो उसको बढ़ाने के बजाय उसको खत्म कर देना धीरे धीरे। तो विदेशी शासकों का इसमें दोहरा उद्देश्य था। क्या था भाई, एक तो वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे। दूसरे, वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे। तो यानी कि चित भी मेरी पट भी मेरी। तो भारत अब क्या करेगा कि केवल रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा, और जैसे कि मान लो किसी को तुम लोग गांव में क्या देखते हो कि गांव में देखते होगे कि बहुत गेहूं वगैरह उगाया जाता है, लेकिन वो क्या होता है कि पैक होके आता है और वो मार्केट में बिकता है। और मार्केट में जब पैक होके बिकता है तो कितना महंगा बिकता है। लेकिन तो वही था कि तुम गेहूं हमें सस्ते माल रेट पर दे दो फैक्ट्री को, और फैक्ट्री वाला बड़ा बड़ा लेबल लगाकर उसी आटा को अब तुम्हें ही बेचेगा। तो यही सिस्टम चल रहा था। तो भारत को एक रॉ मटेरियल का सप्लायर बना दिया गया, और यहाँ का रॉ मटेरियल इंग्लैंड जाता था, और फिर जो इंग्लैंड में सामान रेडीमेड बन के आता था फिर वो वापस इंडिया में बेचना चाहते थे। इस प्रकार उन उद्योगों का प्रसार के सहारे वे अपने देश ब्रिटेन के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्प कलाओं के पतन से जहां एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था। तो देखो अब इसमें क्या हुआ कि अब यहाँ का जब इंडस्ट्री बंद होने लगा तो यहाँ पर बहुत बड़े स्तर पर बेरोजगारी फैल गई, लोगों के पास काम नहीं था। तो और लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हो गए इसकी वजह से। लेकिन अब काम नहीं था, यहाँ का इंडस्ट्री भी बर्बाद हो चुका था। तो यहाँ के इंडस्ट्री बर्बाद होगा तब यहाँ पर कोई फैक्ट्री रहेगी ही नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है फिर मार्केट का डिमांड कहाँ से पूरा होगा। तो उस मार्केट का डिमांड पूरा करने के लिए फिर इंग्लैंड से सस्ता जो फैक्ट्री में सस्ता निर्मित उत्पाद थे उसको फिर इंडिया भेजा जाता था। तो इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया गया। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी ही रही। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यूरोप में हुआ। तो जिस तरीके से मान लो कि आज के टाइम में कहीं पर 5G का इन्वेंशन हो रहा है, तो धीरे धीरे पूरे दुनिया में 5G आ ही जाएगा, इंडिया में भी आ ही जाएगा 1 साल में। तो उसी तरीके से यूरोप में भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, औद्योगिकी क्रांति हुई, रेनेसां पीरियड आया। तो इससे क्या हुआ कि वहां पर जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही थी वो धीरे धीरे विश्व के बाकी हिस्सों में भी जाने लगी, लोगों को उनके बारे में पता चलने लगा। तो भारत में भी कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना हुई 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। लेकिन अब चूंकि यहाँ पर पैसों का बहुत ही अभाव था तो उनकी उन्नति बहुत ही धीमी ही रही। तो यहाँ पर कुछ उद्योग तो लगे लेकिन उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा। प्रारंभ में तो यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों को आरंभ करने तक ही सीमित था। तो यहाँ पर फिर से सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों को आरंभ करने की कोशिश की गई। सूती कपड़ा मिलें प्रायः भारतीय उद्यमियों द्वारा ही लगाई गई थी, और ये देश के पश्चिमी क्षेत्रों आज के महाराष्ट्र और गुजरात में ही अवस्थित थी। तो बच्चों कुछ भारतीय बिजनेसमैन जो थे खास तौर पे महाराष्ट्र और गुजरात के, उन्होंने सूती वस्त्र उद्योग लगाया। जैसे आज भी तुम देखते होगे अरविंद मिल्स, ये जो तुम पीटर इंग्लैंड का कपड़ा पहनते हो, या बहुत सारे इंडियन ब्रांड्स हैं, ट्रिगर का जीन्स पहनते हो, तो ये सब ये इन देश के पश्चिमी क्षेत्रों के उद्यमियों के द्वारा लगाए गए बिजनेसेस से हुआ है। यहाँ तक कि इनका बिजनेस इतना अच्छा डेवलप करने लगा था कि अहमदाबाद को मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है। तो जो पटसन उद्योग था, तो पटसन उद्योग जो था वो फॉरेनर्स ने किया, वो उन लोगों ने इसमें ज्यादा काम किया। लेकिन ये जो उद्योग था पटसन का, ये तुम्हारा कहाँ पर था, टेक्सटाइल मिल्स,
ये अधिकतर तुम्हारा बंगाल तक ही रहा। देखो टेक्सटाइल्स में नहीं, टेक्सटाइल मिल्स जो थे महाराष्ट्र गुजरात में आए, और जूट मिल्स थे, जूट मिल्स बंगाल में आए। तो ये जो पटसन उद्योग हम लोग जिसको बोलते हैं पटसन उद्योग, ये तुम्हारा हो गया जूट इंडस्ट्री। तो जूट इंडस्ट्री क्या होता है? जूट इंडस्ट्री जो तुम बोड़ा देखते हो, बोड़ा में आलू वगैरह बेचते रहता है ना, चाहे बोड़ा में गेहूं वगैरह देखते होगे, तो वही बोड़ा उद्योग, बोड़ा का जो होता है वो जूट से बनता है, तो ये जूट इंडस्ट्री है पटसन। और ये जूट इंडस्ट्री कहाँ पर ज्यादा फोकस्ड है? ये अधिकतर बंगाल के एरिया में है, और नहीं तो बिहार का जो पूर्वी एरिया है वहां पर थोड़ा है, और बंगाल में है। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास आरंभ हुआ। तो 20वीं शताब्दी के आरंभ में क्या हुआ? धीरे धीरे लोगों ने स्टील इंडस्ट्री में भी कदम रखा, जैसे कि टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को। तो टिस्को की स्थापना 1907 में हुई। तो तभी से टाटा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है भारत के अर्थव्यवस्था में। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी सीमेंट आदि, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद चीनी सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए। तो शुगर इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री के भी कुछ कारखाने स्थापित हो गए धीरे धीरे। जैसे कि पेपर जो होता है तुम्हारा, पेपर इंडस्ट्री वगैरह तुम्हारा उधर जहाँ जंगल ज़्यादा है, जैसे कि उत्तराखंड एरिया में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा कागज वगैरह की फैक्ट्रीज हैं। किंतु भारत में भावी औद्योगिकीकरण को प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों का प्रायः अभाव ही बना रहा। पूंजीगत उद्योग वे उद्योग होते हैं जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं। यत्र तत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्प कला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। तो बच्चों ये जो पूंजीगत उद्योग क्या होते हैं? पूंजीगत उद्योग को इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री तो जो बहुत सारा जो मशीन वगैरह लगता है, नट बोल्ट पार्ट्स लगता है जो इंडस्ट्री में, तो उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। तो भारत में ये सब चीजें तो सीमेंट, कागज, चीनी, जूट मिल्स, पटसन उद्योग या फिर टेक्सटाइल मिल्स वगैरह एस्टेब्लिश तो हो रही थी, लेकिन यहाँ पर कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं थी। और कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री नहीं होने की वजह से अब मान लो कि कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री तो तुमने खोल दी, लेकिन उसमें जो मशीन चाहिए वो मशीन यहाँ पर नहीं मिल रही थी, तो उस तरह का उद्योग नहीं था। तो इससे यहाँ की जो अर्थव्यवस्था या फिर औद्योगिक विकास बहुत ही धीमा रहा। यत्र तत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्प कला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्र की समृद्धि दर बहुत ही कम थी, और सकल घरेलू देशीय उत्पाद या सकल वर्धित मूल्य में इसका योगदान भी बहुत कम रहा। तो जो देश की जो जीडीपी थी उसमें इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन बहुत कम रहा, क्योंकि यहाँ का कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री या पूंजीगत उद्योग यहाँ पर बहुत ही कम विकसित थे। इस नए उत्पादन क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र भी बहुत कम रहा। वास्तव में ये क्षेत्र प्रायः रेलों, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाहों और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित थे। तो उस वक्त स्थिति ये थी कि जो गवर्नमेंट भी थी, गवर्नमेंट भी ज्यादा इंडस्ट्री पे उतना ध्यान नहीं दे रही थी। वो बस जो जनता की जो मेन जरूरत होती है, जैसे कि रेलवे हो गया, बिजली हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, बंदरगाह, तो बस बड़े बड़ी चीज़ों पर ही वो गवर्नमेंट फोकस करती थी। इंडस्ट्री पे उतना फोकस नहीं कर पा रही थी, इंडस्ट्री पे उसने उतना फोकस नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अभी देश शुरू में आज़ाद हुआ था, देश अभी अभी आज़ाद हुआ था, तो उतना ज़्यादा ये लोग कर नहीं पा रहे थे, क्योंकि पैसे की कमी थी। कुछ होमवर्क है, वो कुछ होमवर्क देख लो क्या है इसमें। एक पहला होमवर्क है, एक तालिका बनाकर दर्शाएं कि भारत में अन्य आधुनिक उद्योग सबसे पहले कहां और कब स्थापित हुआ था।
क्या आप यह जानते हैं कि किसी आधुनिक उद्योग की स्थापना के लिए आधारभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? उदाहरण के लिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जमशेदपुर में ही क्यों की गई? यह अब झारखंड राज्य में है। तो चलो, तुमको एक तालिका बनानी है, एक टेबल बनाना है। तो उसमें तुमको ये टेबल में लिखना है कि कौन कौन से जो भारत के आधुनिक उद्योग थे सबसे पहले कहाँ और कैसे स्थापित हुए। तो ये चीज करोगे तुम। और तुमको ये भी बताना है कि अगर कोई आधुनिक उद्योग तुम स्थापित करते हो तो उसके लिए क्या क्या मूलभूत आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं। जैसे मान लो कि अगर तुम कपड़ा का फैक्ट्री डालना चाहते हो तो तुमको कपड़ा का फैक्ट्री के लिए बहुत तरह की चीजों की जरूरत पड़ेगी। मशीन चाहिए, उसको उस तरह का सिलाई करने वाला चाहिए, उस तरीके से कॉटन को प्रोसेस करने वाला मशीन चाहिए। तो बहुत तरह का मशीन का जरूरत पड़ता है हर इंडस्ट्री को। तो अब एक और सवाल ये भी पूछ रहा है कि जो टिस्को है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये जमशेदपुर में ही क्यों स्थापित की गई, झारखंड के जमशेदपुर में। तो जमशेदपुर में क्यों स्थापित की गई? तो अब इसका कुछ रीजन है, इसके लिए तुमको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। तो जमशेदपुर में देखो क्या क्या था वहां पर बगल से एक नदी बहती थी, वहां पर जो लौह अयस्क होता है वो आसानी से मिल जाता था। तो इन सब कारणों से, और बगल में जो कलकत्ता भी था, बहुत दूर कलकत्ता है, तो कलकत्ता में जो भी बिजनेस उसका होता था वो कलकत्ता से किया जा सकता था। लौह अयस्क वहाँ के स्थानीय इलाकों से मिल जाता था, और बगल में एक नदी भी थी जो पानी का जरूरत पूरा कर देती थी। तो इन सब वजहों से जमशेदपुर में टाटा आयरन स्टील कंपनी की स्थापना की गई। आज भारत में कितने लौह और इस्पात कारखाने हैं? तो वो भी तुम देखो कि आज भारत में कितने हैं। क्या ये लौह और इस्पात कारखाने विश्व के श्रेष्ठ संयंत्रों में गिने जाते हैं? क्या इन कारखानों की पुनर्रचना और तकनीकी उन्नयन की आवश्यकता है? यदि हाँ, तो यह कार्य किस प्रकार हो सकेगा? आजकल यह तर्क दिया जा रहा है कि जो उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण नहीं है, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस विषय में आपके क्या विचार है? तो अगर तुम यूपीएससी कैंडिडेट हो तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें ये पता लगाना है कि आज भारत में कितने लौह और इस्पात कारखाने हैं। ये तुम गूगल करके पता कर लो। और तुमको ये भी पता लगाना है कि इनमें से कौन कौन सा बड़ा बड़ा है। जैसे कि जो भिलाई स्टील प्लांट है छत्तीसगढ़ में, तो वहाँ कैसे स्थापित हुआ? तो वो रूस की मदद से हुआ। रूस के साथ कोलैबोरेट करके भिलाई स्टील प्लांट को स्थापना की गई है, जहाँ पर रेलवे की जो पटरियां होती है उनका निर्माण होता है। तो अब ये भी बात है कि कारखाने अगर बनेंगे तो टेक्नोलॉजी तो हमेशा चेंज होगी। तो टेक्नोलॉजी अगर हमेशा चेंज होगी, तकनीक हमेशा बदलती रहेगी, तो तकनीकी उन्नयन की भी आवश्यकता होगी, यानी कि हरदम उसको मॉडर्नाइज करते रहना पड़ेगा। तो यह कार्य किस प्रकार हो सकेगा? तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए कांस्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना होगा। जो भी सामान की जरूरत है, जो भी नई मशीन की जरूरत है, उसको खरीद के लाना पड़ेगा। कुछ लोग यह तर्क देते हैं कि जो उद्योग अर्थव्यवस्था के लिए अति महत्वपूर्ण नहीं है, उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र में रखने की कोई आवश्यकता नहीं। इस विषय में आपके क्या विचार हैं? तो बहुत सारी इंडस्ट्री होती हैं, वो सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक सेक्टर में आती है, मतलब कि गवर्नमेंट उसको ख्याल रखती है। तो जो बहुत ज्यादा उतना बेनिफिट नहीं दे रहा है फाइनेंशियली, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इसको हटा दो, पब्लिक सेक्टर के सार्वजनिक क्षेत्र से इसको हटा दो, मतलब कि उसको सार्वजनिक क्षेत्र में रखने की उनको कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या ये सही है? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि कोई सामान अर्थव्यवस्था के हिसाब से तो महत्वपूर्ण नहीं हो, लेकिन बहुत ही जरूरी हो। जैसे मान लो कि थर्मामीटर थर्मामीटर घर घर में चाहिए। अब उससे मान लो उतना फायदा नहीं हो रहा है, तो क्या इसका मतलब है कि उसकी जरूरत नहीं है, अस्पताल की जरूरत नहीं है अगर फायदा नहीं होगा तो? नहीं, कुछ चीजें जरूरत होती हैं। तो केवल अर्थव्यवस्था ही हमें नहीं देखना होता है, सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर के यूनिट्स को देखने के लिए हम लोग को उसका उपयोग भी देखना पड़ता है, उसकी महत्ता भी देखनी पड़ती है। भारत के अगला सवाल है, भारत के मानचित्र पर उन सूती कपड़ा और पटसन मिलों को अंकित करें जो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय विद्यमान थी। तो तुमको अब ये देखना है कि जो 1947 में आजादी मिली, तो उस वक्त टेक्सटाइल मिल्स और जूट मिल्स कहाँ कहाँ पर थे, वो तुमको मानचित्र में अंकित करना है। आगे पढ़ते हैं। विदेशी व्यापार। प्राचीन समय से ही भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन
व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेश व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया। साथ ही यह सूती, रेशमी और ऊनी वस्त्रों जैसे अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी हो गया। व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखा। भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक सीमित रहा। शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से भी होने दिया जाता था। स्वेज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। तो देखो बच्चों, अब इसमें क्या हो रहा था, विदेशी व्यापार में क्या होता है कि जैसे कि किसी देश में कुछ सामान बना, अब सामान बना तो वो कहीं बिकेगा तभी तो पैसा आएगा। तो अब में से मान लो कि कोई समोसे वाला है, समोसा बना रहा है, जब तक वो बिकेगा नहीं तो कैसे होगा। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि जितना भी देश के बाहर जाने और आने का जो भी बिजनेस था, आयात निर्यात, उस पर टोटल कंट्रोल कर लिया। तो उन्होंने क्या किया कि भारत का कोई भी सामान विदेश जाने नहीं देते थे, तो उन्होंने एक्सपोर्ट ड्यूटी बहुत बढ़ा दी है, जो निर्यात करने का जो कर होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और तो इससे क्या हो गया कि भारत का जो बना हुआ सामान था वो विदेश में नहीं बिक पाता था। मगर और उसने क्या किया, उसने और ये किया कि भारत में आयात होने वाले पर का कर हटा दिया एक तरह से। तो इससे क्या हो गया कि विदेशी सामान इंडिया में बिकेगा और इंडिया का सामान विदेश में नहीं बिकेगा। तो इससे अंत में क्या हो गया कि इंडिया का जो इंडस्ट्री था धीरे धीरे बर्बाद हो गया। तो ये था। तो अब स्थिति ये हो गई कि लगभग आधा जो भारत का जो आयात निर्यात व्यापार था वो सीधे केवल एक देश इंग्लैंड से होता था। तो एक तरह से क्योंकि उनका ही टोटल कब्जा था तो उन्होंने आधा रखा हुआ था, आधा इंडस्ट्री को अपने कब्जे में रखा हुआ था और बाकी आधा थोड़ा बहुत होता भी था। तो जैसे कि चाइना से थोड़ा बहुत व्यापार हो जाता था, श्रीलंका से, ईरान से, लेकिन वो बहुत कम था। और बाद में क्या हुआ, बाद में स्वेज नहर आ गई। तो स्वेज नहर जब बन गया तो स्वेज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। तो स्वेज नहर से क्या हो गया कि अब अंग्रेज पहले पूरा अफ्रीका घूम के आते थे, लेकिन अब क्या हो गया कि शॉर्टकट मिल गया स्वेज नहर से। अब शॉर्टकट मिल जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा आने जाने लगेगा ना। तो उसी तरीके से भारत का जो व्यापार था उस पर और ज्यादा कंट्रोल बढ़ गया अंग्रेजों का। कुछ होमवर्क है। पहला होमवर्क क्या है, ब्रिटिश काल की उन वस्तुओं की सूची तैयार करें जिनका भारत से निर्यात और आयात होता था। तो ब्रिटिश के टाइम में क्या क्या भारत से निर्यात होता था और क्या क्या वहां से आयात होता था। तो भारत से रॉ मटेरियल जाता था, जैसे कि मान लो जूट हो गया, नील हो गया, इस तरह की चीजें, कोयला हो गया। और वहां से आता क्या था, रेडीमेड कपड़ा। तो इसीलिए इस चीज से परेशान होकर गांधी ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार करने का आह्वान किया था और बहुत से लोगों ने विदेशी कपड़ा को इकट्ठा कर करके जला दिया था कि देश की बनी हुई खादी ही हम लोग यूज करेंगे। दूसरा सवाल है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विभिन्न वर्षों के आर्थिक सर्वेक्षण से भारत के आयात और निर्यात से संबंधित विभिन्न वस्तुओं की सूचना एकत्रित करें। तो तुमको भारत का जो वित्त मंत्रालय है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, तो उनका जो इकोनॉमिक सर्वे आता है तो उसमें तुमको ये पता लगाना है कि भारत से क्या आयात होता है और क्या यहाँ निर्यात होता है। तो ये यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यूपीएससी में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिविल सर्विसेज में, क्या भारत से जा रहा है और क्या भारत में आ रहा है। इन आयातों और निर्यातों की तुलना स्वतंत्रता पूर्व अवधि से करें। उन सभी प्रमुख पत्तनों के नाम भी लिखें जो अब भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार को संभालते हैं। तो अब क्या क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है और आज़ादी के पहले क्या हो रहा था वो तुमको कंपेयर करना है लिस्ट बना करके। और ये भी तुमको जो आज़ादी के बाद अब जो बिजनेस हो रहा है तो उसमें जो जो पोर्ट्स से हो रहा है, जो जो समुद्री जो पोर्ट्स हैं, प्रमुख पत्तन,
उनका नाम भी लिखना है जहां से जहाज सामान लेकर के विदेश जाते हैं और विदेश का सामान भारत में लाते हैं। विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा। किंतु इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल जैसे अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे कि बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह तुमने सुना होगा, तो यहाँ क्या होता था कि जबरदस्ती किसानों से चावल उगा रहे थे। चावल उगाने की जो जबरदस्ती क्या कर रहे थे कि चावल उगाते थे किसान, उनको बोलते थे कि तुम अब चावल नहीं उगाओगे, तुम अब नील उगाओगे। तो इस तरीके से क्या हो गया कि भारत में जो चावल, गेहूं, इस तरह की चीजें होती थी, उनको उनको एक तरह से बैन कर दिया और यहाँ पर केवल कैश क्रॉप्स, जिससे ब्रिटेन को फायदा हो सके, ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज को जरूरत थी, बस वही उगाने देते थे। तो इस तरह से यहाँ न चावल उगा सकते थे न गेहूं। तो क्या होता था फिर इस तरीके से यहाँ के बाजार में अनाज का अभाव हो गया, कपड़े का अभाव हो गया, मिट्टी का तेल भी नहीं मिलता था। तो इससे क्या हो गया, यहाँ पर महंगाई बढ़ गई। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष का देश में सोने और चांदी के प्रवाह पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय तथा अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत की संपदा का दोहन हुआ। तो क्या होता था कि जो भारत में जो नील उगता था, जूट होता था, कोयला होता था, जो विदेश जा रहा था, तो उससे जो पैसा भी आता था वो भारतीयों को नहीं मिल पाता था। वो करते क्या थे कि जो पैसा आया वो जो भी अंग्रेजों का यहाँ पर खर्चा वर्चा होता था कि ऑफिस बना रहे हैं या फिर फौज रख रहे हैं या फिर पुलिस रख रहे हैं या कुछ भी उनका जो भी कामकाज में शासन में जो खर्चा होता था, या फिर अंग्रेज अफसर खुद ही घपला करते थे बहुत ज्यादा, या तो वो सब चीजें करने के लिए वो इस पैसे का इस्तेमाल कर लेते थे। तो एक तरह से भारत का सामान विदेश तो जाता था, लेकिन उसका पैसा भारतीयों को नहीं मिलता था। तो हम लोग बॉक्स 1.3 में देखेंगे स्वेज नहर। तो देखो ये स्वेज नहर कहां पर है, स्वेज नहर कहां पर है ये तुम देखो। पोर्ट रोड, तो ये जो डॉट डॉट दिख रहा है यूनाइटेड किंगडम से, ये अफ्रीका यूरोप से बीच से गुजरते हुए आया और ये यहाँ पर इथियोपिया वगैरह से होते हुए ये अंदर अंदर घुस के लाल सागर होते हुए ये फिर भारत पहुंच गया। तो ये शॉर्टकट मिल गया इनको। तो अब इनको पूरा का पूरा घूम के नहीं जाना पड़ता था। देखो यहां से गए और ये यहाँ जाकर के शॉर्टकट में आकर के इंडिया पहुंच गया। और पहले क्या था, पहले यहाँ से गए तो पूरा अफ्रीका घूम कर इतना आना पड़ता था। तो देखो कितना बड़ा शॉर्टकट मिल गया इनको। तो ये शॉर्टकट मिलने से क्या हो गया कि अब इंग्लैंड से जहाज, यूरोप से जहाज ज्यादा भारत में आने जाने लग गए। स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार। स्वेज नहर उत्तर पूर्व मिस्र में स्वेज स्थल संधि के आर पार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाला कृत्रिम जल मार्ग है। तो यहाँ पर उन्होंने एक रास्ता बना दिया खोद खाद के और वहां पर पानी करके फिर जहाज उसके ऊपर से गुजार दिया। यह भूमध्य सागर की मिस्र पत्तन पोर्ट सईद को लाल सागर की एक प्रशाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ता है। इस नहर से अमेरिका और यूरोप से आने वाले जलयानों को दक्षिण एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा प्रशांत महासागर तटवर्ती देशों के लिए एक छोटा और सीधा जलमार्ग सुलभ हो गया है। अब उन्हें अफ्रीका के दक्षिणी छोर की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती। स्वेज नहर आज आर्थिक और सामरिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। वर्ष 1869 में इसके खुल जाने से 1869 इसके खुल जाने से परिवहन लागतें बहुत कम हो गई हैं और भारतीय बाजार तक पहुंचना सुगम हो गया है। जनांकीय परिस्थिति।
तो जनांकीय परिस्थिति क्या होता है? डेमोग्राफिक कंडीशन। तो डेमोग्राफिक कंडीशन क्या है भाई इस समय का, देखना पड़ेगा। ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे सबसे पहले 1881 की जनगणना के तहत एकत्रित किए गए। तो सबसे पहले भारत का जो ये पॉपुलेशन वगैरह तुम देखते हो, तो ये कब हुआ, इसको कब कैलकुलेट किया गया? 1881 में। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं थी, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या समृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। भारत में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती रही। वर्ष 1921 के पूर्व का भारत जनांकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है। तो 1921 के जो पहले का समय है उसको फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन माना जाता है, और जो 1921 के बाद का है उसको द्वितीय सोपान कहा जाता है, सेकेंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी जनांकीय संक्रमण। किंतु उस समय तक ना तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और न ही उसकी समृद्धि दर बहुत अधिक थी। सामाजिक विकास के विषय सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर तो 16% से भी कम ही थी। तो भारत का जो साक्षरता दर थी वो 16% से भी कम थी। अब सोचो, कभी एक समय था जब भारत में महान नालंदा विश्वविद्यालय था, भारत को विश्व गुरु कहते थे, और यहाँ पर साक्षरता दर तो केवल 16% से भी कम हो गई थी। तो यहाँ के लोग बिल्कुल अनपढ़ हो चुके थे, और महिलाएं तो बिल्कुल ही अनपढ़ थीं। इसमें महिला साक्षरता दर नगण्य केवल 7% आकी गई। तो महिलाएं जो थी केवल 7% इनकी महिला साक्षरता दर थी। तो सोचो कितनी बुरी स्थिति थी उस वक्त। जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं थी। अब मेडिकल फैसिलिटी तो थी ही नहीं, अस्पताल मिलता ही नहीं था, बड़े बड़े अस्पताल वगैरह तो थे ही नहीं, छोटे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो अब मेडिकल फैसिलिटी नहीं होने की वजह से क्या होता था, गांव के गांव साफ हो जाते थे, प्लेग फैलता था, पूरे के पूरे गांव के लोग मर जाते थे, भाग जाते थे दूसरी जगह कि कैसे अपनी जान बचाएं प्लेग वगैरह से, मलेरिया से। तो बहुत पहले बहुत बड़े अमाउंट में लोग मरते थे, और इसका उदाहरण है 1918 का इन्फ्लुएंजा फ्लू वायरस। तो जब वो यहाँ पर आया तो पूरी दुनिया में 5-10 करोड़ लोग, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग मर गए, और भारत में भी बहुत ज़्यादा लोग मरे थे। जैसे कि इस बार भी कोरोना आया है तो ये भी मार रहा है, लेकिन अब चूंकि मेडिकल फैसिलिटी, हॉस्पिटल वगैरह बढ़ गए हैं, डॉक्टर हैं, इसीलिए मरने वाले लोग की संख्या बहुत कम है पिछले बार की अपेक्षा। जहां ये सुविधाएं उपलब्ध भी थी वहां नितांत ही अपर्याप्त थी। तो जहां थोड़ा बहुत हॉस्पिटल होता भी था तो वहां पर डॉक्टर नहीं है, तो दवाई नहीं है, तो कुछ नहीं होता था। परिणाम स्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप था, उनसे व्यापक जनहानि होना एक आम बात थी। तो यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ बीमारी, हैजा, डायरिया, कोलरा, मलेरिया, टाइफाइड, कुछ ना कुछ फैलते रहता था, और हमेशा लोग मतलब कि मरते रहते थे। तो ये बहुत कॉमन सी बात थी, होता है। कोई आश्चर्य नहीं था, उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। तो वहां पर उस समय के भारत में जो सकल मृत्यु दर या मोर्टालिटी रेट थी वो बहुत ज्यादा थी। तो मोर्टालिटी रेट ज्यादा होने का मतलब था कि मतलब ज्यादा लोग मर रहे हैं बीमारी वगैरह से, और विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी। तो जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी बहुत ज्यादा था, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो ज्यादा ही मर जाते थे, क्योंकि दवाएं रहती नहीं थी, मेडिकल फैसिलिटी होती नहीं थी, नर्स होती नहीं थी, हॉस्पिटल होते नहीं थे, तो छोटे बच्चे ज्यादा मरते थे। आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 33 प्रति हजार हो गई है, पर उस समय तो यह दर 218 प्रति हजार थी। अब सोचो उस वक्त का भारत कितना बुरी स्थिति में था। 218
बच्चे 1000 बच्चों में 218 बच्चे मर जाते थे। तो लगभग मतलब 22% आबादी बड़ी ही नहीं होती थी, वो बचपन में ही मर जाती थी भारत की। और अब जाकर के, अब चूंकि आज़ादी के बाद अब दवाइयाँ वगैरह बहुत होने लगी हैं, हॉस्पिटल हुए, बहुत कुछ डेवलपमेंट हुआ, तो अब जाकर के 218 से घट के अभी 33 हो गया है। लेकिन उस वक्त 22% आबादी मर जाती थी, और आज के समय में लगभग 3.5% आबादी, 3.3% आबादी मर जाती है। जीवन प्रत्याशा स्तर, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आज के 69 वर्षों की तुलना में केवल 44 वर्ष ही था। तो अधिकतर लोग उस वक्त का जो एवरेज था कि कितने साल जिंदा रहेंगे, तो 44 साल में मर जाते थे, और अब ये एवरेज कितना है, 69 साल। विश्वस्त आंकड़ों के अभाव में यह कह पाना कठिन है कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी। परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और भी बदतर होती गई। तो यहाँ के गरीबी बहुत ज़्यादा थी, और यहाँ के जो गरीब लोग थे और भी ज़्यादा गरीब होते चले गए, उनकी स्थिति बहुत ही बदतर होती गई। भारत की जनसंख्या का एक बड़ा भाग मूल आवश्यकता जैसे कि घर से वंचित था। तो बहुत सारे लोगों के पास तो घर ही नहीं होता था अपना, किसी तरीके से झोपड़ी ओपड़ी बना करके बांस बांस से अपना जिंदगी काटते थे। कुछ होमवर्क है। पहला होमवर्क है, क्या आप स्वतंत्रता पूर्व भारत में बारंबार अकाल पड़ने का कारण बता सकते हैं? इस विषय में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन की पुस्तक गरीबी और अकाल बहुत उपयोगी होगी। तो देखो बच्चों, उस वक्त अकाल बहुत होता था, तो अकाल के कारण मैंने बताया कि यहाँ पर गेहूं चावल उगाने नहीं देते थे, और नील जो कैश क्रॉप्स थे उसी पर अंग्रेज जबरदस्ती उगवाते थे, तो इससे यहाँ के मार्केट में अनाज का अभाव रहता था। अब और इसके साथ साथ और भी बहुत तरह की समस्याएं थी। खाद था नहीं, बीज था नहीं, अच्छा बीज था नहीं, तो इन सब चीज़ों से भी बहुत असर पड़ा। तो इस पर अमर्त्य सेन, जिनको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, गरीबी और अकाल, पॉवर्टी एंड फेमाइन। तो अगर तुम इस विषय में बहुत गरीबों की उस वक्त की स्थिति के बारे में बहुत ज़्यादा समझना चाहते हो, तो तुम ये किताब पढ़ सकते हो, गरीबी और अकाल, अमर्त्य सेन की पुस्तक। दूसरा होमवर्क क्या है, स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या के व्यावसायिक विभाजन का पाई चार्ट बनाइए। तो स्वतंत्रता के समय क्या क्या लोग क्या क्या काम करते थे, उसका एक पाई चार्ट बनाना है कि कितने लोग खेती करते थे, कितने लोग मजदूरी करते थे, कितने लोग इंडस्ट्री में थे, कितने लोग अपना खुद का व्यवसाय कर रहे थे। तो इसका एक पाई चार्ट बनाना है आजादी के समय का, 1947 का। चलो आगे पढ़ते हैं। व्यवसायिक संरचना, औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों के अनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था, जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी थी। तो अंग्रेजों के समय में औपनिवेशिक काल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं हुआ, जैसा पहले था वैसा ही रहा। तो 70 से 75% आबादी जो थी वो कृषि में लगी हुई थी। विनिर्माण विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र को में क्रमशः 10% तथा 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल पा रहा था। तो विनिर्माण में कितना था, विनिर्माण में केवल 10% था। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसको बोलते हैं विनिर्माण सेक्टर, तो उसमें केवल 10% ही लोग थे। और सर्विस सेक्टर में कितने थे, सर्विस सेक्टर में थे 15 से 20% लोग। तो यानी कि भारत एक गरीब देश की जैसे सिचुएशन होती है वैसे ही थी। ज़्यादा लोग टर्शियरी सेक्टर में, ज़्यादा लोग प्राइमरी सेक्टर में रहेंगे, कम लोग सर्विस सेक्टर में रहेंगे, कम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रहेंगे, तो ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर में है यहाँ पर। तो ये गरीब देश की निशानी है। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही। उस समय देखो, ये जो विनिर्माण है, विनिर्माण में केवल है 10%,
और जो सेवा क्षेत्रक है उसमें केवल 15 से 20%। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही। उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी आज के तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक और केरल प्रांतों के क्षेत्रों, मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्रक पर निर्भरता में कमी आ रही थी। तो कहीं कहीं पर डेवलपमेंट भी थोड़ा बहुत हो रहा था, जैसे कि मद्रास प्रेसिडेंसी हो गया। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन कौन आता था? तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक और केरल प्रांतों के क्षेत्र, बॉम्बे, मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्र में। तो यहाँ पर थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ इंडस्ट्रियल था वहां पर, तो इसलिए कुछ लोग खेती के अलावा बाकी कार्य भी करते थे। किंतु उस अवधि में तो फिर से इस बार इसको पढ़ लेते हैं। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही, यानी कि कहीं कहीं पर डेवलपमेंट है, कहीं डेवलपमेंट नहीं है। तो उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी कर्नाटक और केरल प्रांतों के क्षेत्र, मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्रक पर निर्भरता में कमी आ रही थी। तो कुछ एरिया में डेवलपमेंट हो रहा था। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रकों का महत्व तदनुरूप बढ़ रहा था। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर भी धीरे धीरे बढ़ रहा था। किंतु उसी अवधि में पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृद्धियां की गई। तो एक तरफ डेवलपमेंट हो रहा था, लेकिन उसी समय में देश के कुछ हिस्सों में गरीबी बढ़ रही थी, क्योंकि ज्यादातर लोग और ज्यादा जा रहे थे अब खेती की ओर, जैसे कि पंजाब, राजस्थान और उड़ीसा के कुछ इलाकों में। आधारिक संरचना। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पत्तनों, जल परिवहन व डाक तार आदि का विकास हुआ। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अंग्रेजों के शासन में कुछ कुछ सेक्टर्स का विकास भी हुआ, जैसे कि रेलवेज का, पोर्ट्स का, वाटर ट्रांसपोर्ट का, टेलीकम्युनिकेशन का, पोस्ट का। तो ये सब क्यों हो रहा था? ताकि अंग्रेज अच्छे से इस देश पर शासन कर सके और यहाँ से औद्योगिक फायदा अपना बना सके। इसका ध्येय जन सामान्य को अधिक सुविधाएं प्रदान करना नहीं था, मतलब पब्लिक के लिए नहीं किया था। ये कार्य तो औपनिवेशिक हित के साधन के ध्येय से किए गए थे, यानी मेरा फायदा ज्यादा, अंग्रेज अपना फायदा बढ़ाने के हिसाब से कर रहे थे। अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के लिए उपयुक्त नहीं थी। जो सड़कें उन्होंने बनाई उनका ध्येय भी देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतरी भागों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या पत्तन तक पहुंचाने में सहायता करना मात्र था। तो ये जो रेलवे बनाई गई, तो ये रेलवे किस लिए बनाई गई कि ज्यादा से ज्यादा कोयला उठा करके पोर्ट्स तक ले जाओ और फिर पोर्ट्स में जहाज में भर करके इंग्लैंड ले जाओ। तो यहाँ का सामान बाहर ले जाने के पर्पज से रेलवेज का ज्यादा विकास हुआ। इस प्रकार माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुंचाना आसान हो जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने में सक्षम सभी मौसम में उपयोग होने वाले सड़क मार्गों का अभाव निरंतर बना ही रहा। तो रेलवे तो बना, लेकिन सड़क मार्ग अभी भी ठीक से नहीं बन पाए थे। वर्षा काल में तो यह अभाव और भी भीषण हो जाता था, क्योंकि जब बारिश होती है तो जो रोड होता है वो टूट जाता है। स्वाभाविक ही था कि प्राकृतिक आपदाओं और अकाल की आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे देशवासियों का जीवन कठिनाइयों के कारण दूभर हो जाता था। अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया। तो 1850 में रेल चलनी शुरू हो गई इंडिया में। यही उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को दो महत्वपूर्ण तरीकों से प्रभावित किया। एक तो इससे लोगों को भूक्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्राएं करने का अवसर प्राप्त हुए, तो दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। तो अंग्रेजों ने रेलवे तो लाई, तो रेलवे से अपना फायदा तो कर ही रहे थे, लेकिन साथ साथ इंडियंस का भी कुछ फायदा हुआ, भारतीयों का भी कुछ फायदा हुआ। तो इससे लोग एक दूसरे से मिलने लगे, लोग अपने एक दूसरे को बात कहने लगे। यहाँ तक कि कुछ क्रांतिकारी भी उन्होंने एक पूरा भारत में एक अच्छा बड़ा नेटवर्क तैयार कर लिया।
इसके साथ साथ जो कृषि का व्यवसायीकरण को भी फायदा मिला, जैसे कि मान लो कि कहीं पर अनाज हो रहा है, कहीं पर जूट हो रहा है, तो ट्रेन में मालगाड़ी में लाद करके एक देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा सकता था। तो इस तरीके से भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण भी बढ़ा। तो अंग्रेजों ने एक जो योगदान दिया है भारत में, जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है, वो है रेलवे का। किंतु इस व्यवसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं के आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। भारत के निर्यात में निसंदेह विस्तार हुआ, परंतु इसका लाभ भारतवासियों को मुश्किल से ही प्राप्त हुए। इस प्रकार जन सामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। तो ये रेलवे तो आए, लेकिन इसका कुछ खास फायदा फाइनेंशियल टर्म्स में नहीं हो पाया, क्योंकि अधिकतर जो माल था वो बाहर चला जाता था और अधिकतर इसका फायदा अंग्रेजों को ही मिलता था। इंडियंस को इतना फायदा नहीं होता था, भारतीयों को फायदा नहीं होता था। तो और इसके साथ और इससे क्या हो गया कि किसानों को उल्टा इसका नुकसान ही हुआ, क्योंकि उनको पैसे का नुकसान हुआ, उनको सही तरीके से रेट नहीं मिल पाता था। तो ये चित्र 1.4 में देखो, मुंबई तथा थाने को जोड़ने वाला पहला रेल पुल 1854 में। तो 1854 में एक रेल पुल बनाया गया मुंबई और थाने को जोड़ने पर, उसके ऊपर देखो गाड़ी चल रही है। सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया, किंतु ये उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे। तो अंग्रेजों ने और क्या काम किया कि रोड रेल बनाए और इसके साथ साथ आंतरिक व्यापार, कि भाई यहाँ के लोग भी एक दूसरे से व्यापार कर सके, उसका भी सिस्टम तैयार करने की कोशिश की। समुद्री जलमार्ग, मतलब कि समुद्री जलमार्ग को भी बनाने की कोशिश की, तो उसके भी विकास पर ध्यान दिया, लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा उन्होंने काम नहीं किया, थोड़ा बहुत काम किया। उस समय के आंतरिक जलमार्ग अलाभकारी सिद्ध हुए। तो जो इनलैंड वाटरवेज थे, मान लो कि सपोज कर लो तुमको इलाहाबाद से कलकत्ता तक सामान गंगा नदी से ले जाना है, तो उस तरह का काम उतना अच्छे से नहीं हो पाया। उड़ीसा की तटवर्ती नहर इसका विशेष उदाहरण है। यद्यपि इस नहर का निर्माण सरकारी कोष से किया गया था, तथापि यह रेल मार्ग से स्पर्धा नहीं कर पाई। नहर के समानांतर रेल मार्ग विकसित होने के बाद अंततः उस जलमार्ग को छोड़ दिया गया। भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय तो कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना ही था। दूसरी ओर डाक सेवाएं अवश्य जन सामान्य को सुविधा प्रदान कर रही थी, किंतु वे बहुत ही अपर्याप्त थी। आधारित संरचनाओं की वर्तमान अवस्था के विषय में आपको अध्याय 8 में विस्तृत जानकारी दी जाएगी। तो जैसे कि एक जगह उड़ीसा में उन्होंने इनलैंड वाटरवेज बनाया, जलमार्ग बनाया, लेकिन बगल में क्या किया कि उसके पैरेलल में, उसके समानांतर उन्होंने एक रेल मार्ग भी बनाया। तो रेल मार्ग पे ही लोग चलने लगे और उसको अंत में छोड़ दिया। जब तुम रेलवे से ज्यादा अच्छे से फास्ट जा सकते हो तो तुम पानी पे क्यों चलोगे, सीधी बात है। तो इस तरीके से वो फेल हो गया प्रोजेक्ट। और इसके साथ साथ अंग्रेजों ने टेलीकम्युनिकेशंस पे भी ध्यान दिया, जैसे कि तार व्यवस्था हो गई, डाक व्यवस्था हो गई। तो इसका मेन उनका पर्पस क्या था कि वो कानून व्यवस्था बनाए, जैसे कि मान लो कि कहीं भी कुछ घटना हुई तो तुरंत अपना उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाता था कलकत्ता चाहे दिल्ली में, कि हाँ भाई यहाँ पर क्रांतिकारी ये कर रहे हैं, चाहे यहाँ पर ये चीज होना चाहिए। तो एक तरह से कानून व्यवस्था के नियंत्रण के लिए वो लोग इसका इस्तेमाल करते थे। तो इससे भारतीयों को भी थोड़ा बहुत फायदा मिला, वो भी अब डाक से एक दूसरे से बात कर सकते थे। लेकिन वो जो डाक मिलते भी थे पहले के जमाने में, कि टेलीग्राम आया है तो उसको आने में ही 1-2 महीना लग जाता था। तो पहले की स्थिति बहुत डिफिकल्ट थी, जहां पर एक मैसेज को पहुंचने में तुमको 3 महीना लगता था, और अभी तुमको 3 सेकंड भी नहीं लगता, व्हाट्सएप पे फटक से मैसेज भेज दो। तो समय बदला, परिस्थितियां बदली। तो चित्र 1.5 में तुम टाटा एयरलाइंस का विमान देख रहे हो। टाटा सन्स के विभाग के रूप में इस कंपनी की स्थापना सन 1932 में
भारत में उड्डयन क्षेत्र की नींव रखी गई। तो टाटा एयरलाइंस 1932 में आया। तो सही मायनों में टाटा ने भारत के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है और यहाँ की औद्योगिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण नींव का काम किया है। निष्कर्ष, स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपनी पैठ बना चुका था। कृषि क्षेत्र पहले से ही अत्यधिक श्रम अधिशेष के भार से लदा था। उसकी उत्पादकता का स्तर भी बहुत कम था। तो 200 साल तक अगर देश गुलाम रहा या दूसरे देश के अंडर रहा, भारत तो अंग्रेजों के अंडर रहा, तो इससे क्या हो गया कि उसका एक बहुत ज्यादा असर होता है। जैसे मान लो कि तुमको सोने का आदत है, तो तुम क्या होगा कि तुम धीरे धीरे आलसी हो जाओगे। तो उसी तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था जो बहुत बुरी स्थिति में थी, तो आजादी के बाद भी इसका प्रभाव रहा। जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर में पहले ही से लेबर सरप्लस था, यानी ज्यादा लोग एग्रीकल्चर में थे, तो आजादी के बाद में भी वही स्थिति रही। और यहाँ पर पहले भी एग्रीकल्चर उतना अच्छा नहीं था, तो बाद में भी कोई खास स्थिति में फर्क नहीं आया। लेकिन कैसे कैसे हम लोग फिर भी उसके आगे बढ़े, वो हम आगे देखेंगे। औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिकीकरण, वैविध्य, क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था। विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारिक संरचनाओं में उन्नयन, प्रसार तथा जजोन्मुखी विकास की आवश्यकता थी। व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों को जन कल्याणोन्मुखी बनाने का आग्रह कर रही थी। संक्षेप में, देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बहुत अधिक थीं। तो उस वक्त की जो परिस्थिति हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से हुआ, तो पब्लिक सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ाने की ज़रूरत थी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा था, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, और पब्लिक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाने की ज़रूरत थी कि कैसे भाई हम लोग का देश आगे बढ़ेगा। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि वो जो परिस्थिति थी जब देश आज़ाद हुआ, बहुत ही बुरी स्थिति में थी। मतलब बहुत बुरी स्थिति क्या कहेंगे, मतलब कि हर तरह से टूटी फूटी हालत में था। अब उसी को हमें आगे बढ़ाना था। अब एक होमवर्क है तुम्हें, क्रियात्मक गतिविधि। क्रियात्मक गतिविधियां में क्या है, अभी कुछ क्षेत्रों में यह धारणा व्याप्त है कि ब्रिटिश शासन भारत के लिए लाभकारी ही था। इस धारणा के बारे में तो देखो, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रियात्मक गतिविधि। तो बहुत से लोग अभी भी कहते हैं कि ब्रिटिश जो रूल था वो भारत के लिए बेनिफिशियल था। कुछ लोग अभी मानते हैं कि हाँ, इससे अच्छा तो अंग्रेजी ही था। ऐसा बोलते हुए बहुत लोगों को सुने होंगे। तो इस धारणा के बारे में जानकारियों पर आधारित चर्चा की आवश्यकता है। आपकी इस धारणा के प्रति क्या दृष्टिकोण होगा? अपनी कक्षा में इस विषय पर चर्चा आयोजित करें। और क्या अंग्रेजी शासन भारत के लिए अच्छा था? तो देखो बच्चों, जो मेरा मानना है कि क्या ये जो सवाल है कि ब्रिटिश शासन क्या भारत के लिए अच्छा था, तो एक बात तुम समझो कि जब भी कोई एक सत्ता दूसरी सत्ता पर हावी होती है, यानी कि जैसे कि पहले यहाँ पर कुछ और शासन था, मौर्य था, फिर सुंग भी बीच में आए, फिर बाद में बहुत सारे सुल्तान आए, बहुत सारे मिडिल ईस्ट से अटैक हुए और बहुत सारे लोग आए, अब्दाली, नादिर शाह और क्या क्या लोग आए। फिर मुगलों का एक बड़ा रहा, मुगलों के पहले दिल्ली सल्तनत था। तो कुल मिलाकर देखते हैं कि जब भी तुम किसी के अधीन होते हो, तो फिर तुम पूरी तरह से उस पर निर्भर हो जाते हो। वो तुम्हें अच्छा करे या बुरा करे, करना उसके ऊपर है। तो उसी तरह से तुम ये नहीं कह सकते कि जैसे बहुत से लोग कहेंगे कि मुगल भी बहुत अच्छे थे, या फिर मान लो दिल्ली सल्तनत का भी अपना हिसाब था, शेर शाह सूरी भी 5 साल तक राज किया। तो तुम देखोगे कि हर किसी ने एक शासन प्रणाली दी, और शासन प्रणाली से कुछ फायदा भी हुआ और कुछ नुकसान भी हुआ।
अब जैसे कि अंग्रेज, जैसे कि यहाँ पर बात हो रही है ब्रिटिश शासन की, तो ब्रिटिश शासन में क्या हुआ, उन्होंने रेलवेज दी, और रेलवे जितनी बनाई थी उतनी ही की उतनी ही रह गई देश की आज़ादी के बाद भी 50-60 साल तक। तो एक तरह से वो चीज़ रह गई। तो ब्रिटिश ने सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट जो जिसकी वजह से ब्रिटिश यहाँ पर राज कर पाए, वो क्या था कि कुछ लाख अंग्रेजों ने इतने करोड़ों इंडियंस पे राज किया। वो था एक बहुत बड़ा फैक्टर जो भारतीय समाज से मिसिंग था, जो भारतीय समाज में बिल्कुल नहीं था, बहुत ही बुरी स्थिति थी, वो था प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर पहले की स्थिति बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। लोग सती प्रथा के नाम पर खुलेआम विधवाओं को जलाया करते थे। तो इन सब चीज़ों को अंग्रेजों ने रुकवाया, जाहिर सी बात है। तो बहुत कुछ मायनों में अंग्रेजों ने अच्छा काम भी किया, जैसे कि शुरुआत में वो बहुत ही ज़्यादा लिबरल थे, लेकिन 1857 की जो क्रांति हुई तो उसके बाद उनकी पॉलिसी में परिवर्तन आया और ये सब चीज़ हुआ। तो अंग्रेजों ने मेन नुकसान भारत का क्या किया? अंग्रेजों ने मेन नुकसान जो भारत का किया, मुख्य नुकसान जो किया, वो आर्थिक क्षेत्र में किया। उनका बस एक ही पर्पस था कि हमें पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ हमारा राज है, वहाँ से पैसा लेकर के अपने कंट्री में रखना है। जैसा कि नादिर शाह ने किया था, कि यहाँ से लूट के ले गया अपने कंट्री, ईरान ले गया यहाँ से। लेकिन वही सोचो, मुगलों और नादिर शाह में क्या अंतर था? नादिर शाह ने यहाँ से लूट के ले गया और मुगल क्या कहा कि हमको यहाँ, हम लुटेरे नहीं हैं, हम यहीं पर बस जाएंगे। तो अगर अंग्रेजों ने ये सोचा होता कि हमें इंडिया में परमानेंटली बस जाना है, तो जाहिर सी बात है कि आज भी अंग्रेज ही होते, मुश्किल था कि उनको कोई हटा पाता। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि उन्होंने मुगलों के बजाय नादिर शाह का रास्ता चुना कि भाई जितना हो सके बटोर लो दूसरों से। तो इसीलिए अंग्रेज यहाँ से गए। हाँ, तो ये बात हम जरूर कह सकते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को गरीब कर दिया। और कितना गरीब किया? तो कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं कि लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर एक बहुत बड़ा अमाउंट। तो यहाँ पर सोने की चिड़िया के बिल्कुल कबाड़ा करके रख दिया, तो एक तरह से बिल्कुल गरीब बना करके, भिखारी बना के छोड़ दिया उन्होंने। तो ये काम तो उन्होंने खैर किया है गलत, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा हम इस अध्याय का समरी पढ़ लेते हैं। पुनरावर्तन। स्वतंत्रता के बाद की आर्थिक विकास की उपलब्धियों को सही रूप में समझ पाने के लिए स्वतंत्रता पूर्व की अर्थव्यवस्था की सही जानकारी की आवश्यकता होती है। औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीतियां शासित देश और वहां के लोगों के आर्थिक विकास से प्रेरित नहीं थी। उनका ध्येय तो इंग्लैंड के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन था। तो जो पहला पॉइंट कह रहा है कि स्वतंत्रता के बाद के आर्थिक विकास की उपलब्धियों को सही रूप से समझ पाने के लिए स्वतंत्रता पूर्व की अर्थव्यवस्था को सही जानकारी की आवश्यकता है। तो तुमको ये जानना जरूरी होगा कि भाई जो पास्ट है उसी पर से तो प्रेजेंट और फ्यूचर आधारित होगा। तो स्वतंत्रता के पहले की क्या स्थिति थी, तो उसका प्रभाव स्वतंत्रता के बाद भी रहेगा। तो हमें परिस्थिति को जानना होगा, स्वतंत्रता के पहले कैसा था अर्थव्यवस्था। दूसरा पॉइंट क्या है? औपनिवेशिक शासकों की आर्थिक नीतियां शासित देश और वहां के लोगों के आर्थिक विकास से प्रेरित नहीं थी। उनका ध्येय तो इंग्लैंड के आर्थिक हितों का संरक्षण और संवर्धन था। अब जाहिर सी बात है, कोई दूसरे देश पे राज करेगा तो वो अपना फायदा सोचेगा, सीधी बात है। तीसरा पॉइंट है, भले ही भारत की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग कृषि से ही अपनी आजीविका पाता था, किंतु कृषि क्षेत्र गतिहीन ही रहा, इसमें ह्रास के भी प्रमाण मिले हैं। तो यहाँ का एग्रीकल्चर सेक्टर में कोई डेवलपमेंट हुआ, कृषि क्षेत्र में कोई भी प्रगति नहीं हुई, और यहाँ पर गरीबी बढ़ती गई और अधिकतर लोग कृषि पे ही आधारित जीवन जी रहे थे, तो उनका भी बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अगला पढ़ते हैं। भारत की अंग्रेजी सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण भारत के विश्व प्रसिद्ध हस्तकला उद्योगों का पतन होता रहा और उनके स्थान पर किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं हो पाई। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर एक तरह से बिल्कुल यहाँ से जितना पैसा हो सके वो, यहाँ की ही नहीं बात है, उनका राज जहाँ जहाँ रहा उन्होंने यही नीति अपनाई कि हम जहाँ भी हमारा राज है वहां से अब कैसे कितना ज्यादा पैसा ले पाए, कैसे कितना ज्यादा पैसा बटोर सकें। तो जाहिर सी बात है कि उनको वहां की इंडस्ट्री के लिए कोई मोह माया नहीं थी। तो यहाँ के हस्तकला उद्योग जो बहुत ही विश्व प्रसिद्ध थे,
उनका पतन होता रहा और किसी भी तरीके से मॉडर्न इंडस्ट्री का उनको सपोर्ट नहीं दिया गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इनपुट उनमें नहीं दिया गया, जिससे उनका बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। पर्याप्त सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, बार-बार प्राकृतिक आपदाओं और अकाल ने जन सामान्यों को बहुत ही निर्धन बना डाला और इसका कारण उच्च मृत्यु दर का सामना करना पड़ा और इसके कारण उच्च मृत्यु दर का सामना करना पड़ा। तो ये हम लोग देखते हैं कि भारत में मेडिकल फैसिलिटी तो थी ही नहीं, अस्पताल थे ही नहीं, गरीब देश है भाई, कहाँ से अस्पताल, दवाइयाँ, ये तो भूल ही जाओ। और बहुत बार-बार प्राकृतिक आपदाएँ होती थी, कभी बाढ़ है, कभी सुखाड़ है, कभी तूफान है, तो ये सब चीज़ें हमेशा होती रहती थी। और जो अंग्रेज़ों की नीति थी कि चावल नहीं अनाज नहीं उगाने देते थे, तो इससे भी अकाल हुआ, इससे दाम बढ़ गए, चावलों अनाज का दाम बहुत बढ़ गया और प्रोडक्शन कृषि में कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ होता नहीं था, अच्छे बीज डाले नहीं जाते थे, तो वहाँ पर प्रोडक्शन भी कम होता था। तो एक तरह से अकाल यहाँ पर बहुत बड़े-बड़े अकाल आए और उन अकालों में कम से कम 1.5 करोड़ बंगालियों की जान गई। बंगालियों का मतलब है कि बंगाल, बिहार और बांग्लादेश का एरिया। तो इसमें दो बार में लगभग 1.5 करोड़ लोग मारे गए बंगाल में, वो भी अकाल के कारण। जबकि ये अकाल रोका जा सकता था, मगर भ्रष्ट जो अंग्रेज अधिकारी थे उनकी वजह से ये अकाल आए और उन्होंने कोई कार्य नहीं किया कि इसको रोक सकें, अकाल को हम लोग कैसे रोक सकें। तो इस तरीके से भारत की जो गरीब जनता थी उनको बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ। और बहुत ज़्यादा लोग अकाल से मारे गए। यद्यपि अपने औपनिवेशिक हितों से प्रेरित होकर विदेशी शासकों ने आधारिक संरचना सुविधाओं को सुधारने के प्रयास किए थे, परंतु इन प्रयासों में उनका निहित स्वार्थ था। यद्यपि स्वतंत्र भारत की सरकार ने योजनाओं के द्वारा यह आधार बनाया। तो जो विदेशी शासक थे यानी कि जो अंग्रेज थे, उन्होंने अपने फायदे के लिए जो भी कुछ बनाया, जैसे रेल बनाया, पुल बनाया बाद में, या कुछ फैक्ट्रियां बनाई, तो उन्होंने अपने फायदे के लिए किया, ताकि क्योंकि उनका फायदा क्या था कि जो यहाँ से रॉ मटेरियल गया इंग्लैंड, और इंग्लैंड में जा करके कच्चा माल यहाँ से इंग्लैंड गया और इंग्लैंड में रेडीमेड सामान बन करके वापस भारत आया और फिर वो भारत के बाजार में बिकता था। तो अंग्रेजों ने सोचा कि हमको यहाँ से ले जाना फिर ले आना, तो लाने ले जाने में भी तो खर्चा बैठता है बहुत ज़्यादा। तो अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना हम यहीं पर इंडस्ट्री अपना बैठा लें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर उन्होंने धीरे धीरे यहाँ भी कुछ इंडस्ट्री को बढ़ने का मौका दिया, या फिर यहाँ भी कुछ इंडस्ट्रीज लगाई, ताकि उनको लोकली ही रॉ मटेरियल मिल जाए और लोकली ही वो प्रोड्यूस करके इंडियन मार्केट में सप्लाई कर सकें। तो एक तरह से उनको जो जहाज का खर्चा बढ़ता था, यहाँ से सामान ढो के ले जाना, कितना दूर है इंग्लैंड, और फिर वहाँ से सामान बना बनाया सामान लेके आना, तो इस खर्चे को बचाने के लिए उन्होंने भारत में भी थोड़ा बहुत औद्योगिक क्षेत्र में काम किया। बाद में जब स्वतंत्र भारत हो गया तो यहाँ की सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लाई, पंचवर्षीय योजनाएं, जिससे उन्होंने यहाँ के डेवलपमेंट पे काम किया। अब हम लोग लास्ट में देखते हैं कुछ सवाल, कुछ अभ्यास के सवाल देखेंगे। कितने सवाल हैं भाई? सवाल भी बहुत हैं। भारत में औपनिवेशिक शासन की आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था? उन नीतियों के क्या प्रभाव हुए? तो आर्थिक नीतियों का केंद्र बिंदु क्या था? स्वार्थ सिद्धि। जितना ज्यादा वो पैसा बटोर लेना चाहते थे पूरी दुनिया से, बस उन्होंने इसी क्षेत्र पे कार्य किया। औपनिवेशिक काल में भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले प्रमुख अर्थशास्त्रियों के नाम बताइए। तो ये तुमने चैप्टर में पढ़ा है, दादा भाई नौरोजी वगैरह थे, राव थे, और भी लोग थे, तो वो तुम चैप्टर में देख लो। औपनिवेशिक शासनकाल में कृषि की गतिहीनता के मुख्य कारण क्या थे? तो कृषि की गतिहीनता पे इस पे हम लोग कई बार जिक्र कर चुके हैं, ना खाद है, ना कोई इनपुट है, ना नहर है, तो न सिंचाई की व्यवस्था है। चौथा प्रश्न है, स्वतंत्रता के समय देश में कार्य कर रहे कुछ आधुनिक उद्योगों के नाम बताएं। तो जैसे कि आधुनिक उद्योग में जैसे कि हवाई जहाज आ गया था, टाटा एयरलाइंस, टिस्को आ गया था,
तो इस तरीके से कुछ स्टील उद्योग आ गए थे, तो इस तरह से कुछ उद्योग आ गए थे। स्वतंत्र, पांचवा सवाल है, स्वतंत्रता पूर्व अंग्रेजों द्वारा भारत की व्यवस्थित औद्योगिकरण के दोहरे ध्येय क्या थे? तो औद्योगिक के दोहरे ध्येय हमने पढ़ा है चैप्टर में। छठा प्रश्न देखते हैं, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के परंपरागत हस्तकला उद्योगों का विनाश हुआ, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में कारण बताइए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि भारत का एक्सपोर्ट बिल्कुल ही कंट्रोल कर रखा था अंग्रेजों ने। सातवां, भारत में आधारिक संरचना विकास की नीतियों से अंग्रेज अपने क्या उद्देश्य पूरा करना चाहते थे? वही मैंने तुम्हें बताया कि उन्हें माल ढोकर के ले जाना ले आना नहीं पड़ेगा और यहीं पर काम हो जाएगा। तो लोकली रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेंगे और यहीं पर लोकल मार्केट में सेल कर देंगे। आठवां प्रश्न है, ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा अपनाई गई औद्योगिक नीतियों की कमियों की आलोचनात्मक विवेचना करें। तो औद्योगिक नीतियां बहुत ही हानिकारक थी भारतीयों के लिए, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज पे कोई भी ध्यान नहीं दिया गया और यहाँ की जो पहले से इंडस्ट्रीज थी उनको भी बर्बाद कर दिया गया। परिस्थिति इतनी बुरी थी कि बंगाल के कुछ जो कारीगर थे उनके हाथ तक काट लिए जाते थे अगर उन्होंने उनके अनुसार काम नहीं किया। अपने जो मूल पेशे जो थे, जो उनका जो हस्तकरघा उद्योग था उसके वो लोग थे और वो वही काम करना चाहते थे, लेकिन कुछ लोग थे उनसे जबरदस्ती दूसरा काम करवाना चाहते थे। तो कहीं कहीं पर ऐसे भी घटनाएं आई कि उन्होंने उनका हाथ ही काट दिया था। तो ये गुलाम होने का बहुत सारे नुकसान भी होते हैं, तो ये उनमें से एक है, गुलामी की एक निशानी। तो इस तरीके से औद्योगिक नीतियां में तो हमने देखा है कि कोई भी यहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया और बहुत सारे मतलब कि भारतीय के औद्योगिक विकास का कोई ध्यान नहीं दिया गया, ना जीडीपी बढ़ रहा था, ना कोई यहाँ का कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री भी किसी काम का नहीं था। तो इस तरीके से देखते हैं कि औद्योगिक विकास कुछ हो नहीं पा रहा था, क्योंकि जो फैक्ट्री लगाते भी थे उनमें लगाने के लिए मशीनें नहीं थी। नौवां प्रश्न है, औपनिवेशिक काल में भारतीय संपत्ति के निष्कासन से आप क्या समझते हैं? तो वही बात हो गई कि भारत का सामान बाहर जाता था, लेकिन जो पैसा मिलना चाहिए था वो भारतीयों को मिलता ही नहीं था। जनांकीय संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के प्रथम से द्वितीय सोपान की ओर संक्रमण का विभाजन वर्ष कौन सा माना जाता है? 1921। औपनिवेशिक काल में भारत की जनांकीय स्थिति का एक संख्यात्मक चित्रण प्रस्तुत करें। तो ये तुमने पढ़ा है चैप्टर में, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में, कि क्या क्या होता था। कि जो यहाँ पर ओवरऑल लिटरेसी रेट था वो बस 16% था और महिलाएं बिल्कुल ही अनपढ़ थी, केवल 7%। और इनफैक्ट मोर्टालिटी रेट भी बहुत ज़्यादा था, 218 बच्चे मर ही जाते थे। और तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि काफ़ी बुरी स्थिति में देश था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम थी, 44 साल ही जिंदा रह पाते थे, मर जाते थे लोग बहुत ही जल्दी। 12वां प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व भारत की जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना की मुख्य विशेषताएं समझाइए। तो अधिकतर लोग खेती में थे, 70 से 75% लोग। सत्तर से 75%, और उस वक्त तो ऐसा था कि 85% भी थे शुरुआत में। 85% लोग गांव में रहते थे और 70 से 75% लोग कृषि से जुड़े हुए थे। 13वां प्रश्न, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष उपस्थित प्रमुख आर्थिक चुनौतियों को रेखांकित करें। तो स्वतंत्र जब हुआ भारत तो सब कुछ बिगड़ी हालत में था और किसी तरह से इसको पटरी पे लाना था, सबसे बड़ा चैलेंज यही था। हर जगह धन का अभाव था, गरीब राष्ट्र था। तो यहाँ की इंडस्ट्री को डेवलप करना, यहाँ के कृषि को डेवलप करना, बेरोजगारी दूर करना,
बड़े बड़े चैलेंजेस थे उस वक्त के समय में। पुल बनाना, नहर बनाना, डैम बनाना। बहुत से इंजीनियर जो उस वक्त विदेशों में जाकर रह सकते थे, उन लोगों ने आकर के देश के निर्माण में काम किया। उन लोग यहीं पर बहुत ही ज़्यादा काम किए। भारत में प्रथम सरकारी जनगणना किस वर्ष में हुई थी? 1881 हमने देखा है। स्वतंत्रता के समय भारत के विदेशी व्यापार के परिमाण और दिशा की जानकारी दें। तो स्वतंत्रता के समय भारत के विदेशी व्यापार, तो विदेशी व्यापार यहाँ पर धीरे धीरे विदेशी व्यापार के परिमाण और दिशा की जानकारी दें। तो स्वतंत्रता के समय, तो स्वतंत्रता के समय क्या था कि आधा से ज़्यादा जो विदेशी व्यापार था वो अंग्रेजों के अंडर था, और थोड़ा बहुत होता भी था तो वो चाइना, ईरान वगैरह से होता था। तो बाद में जब देश आज़ाद हुआ तो जो भी हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, तो उसको किस तरीके से उसका एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बढ़ाया जाए, किस तरीके से नए नए पोर्ट्स डेवलप हों, किस तरीके से हमारा सामान विदेशों में जा सके, तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया गया। किस तरीके से हम अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ा सकें, ज़्यादा पैदा कर सकें, ताकि हम अपने देश के भीतर की ज़रूरत को पूरा कर सकें और जो एक्स्ट्रा बच जाए वो विदेशों में भी बेच सकें। इन सब चीज़ों का चैलेंज था उस समय। 16वां प्रश्न, क्या अंग्रेजों ने भारत के कुछ सकारात्मक योगदान भी दिया था? विवेचना करें। तो क्या अंग्रेजों ने भारत में कुछ सकारात्मक योगदान भी दिया था? अब इस बात पे बहुत लोग चर्चा करते हैं। क्या, जैसे कि नेगेटिव तो पता है, नेगेटिव तो क्लियर, जो सबसे बड़ा नेगेटिव यही किया कि भारत को पूरी तरह से निचोड़ के रख दिया और गरीब देश बना दिया, एक अमीर देश से गरीब देश। लेकिन क्या कुछ सकारात्मक योगदान दिया? चलो हम लोग सकारात्मक योगदान में पहला देखते हैं क्या क्या है। जैसे चलो लिखते हैं इसको, क्या क्या उन्होंने किया था। जैसे पहला तो मान लो कि रेलवेज दिया। दूसरा क्या किया था उन्होंने? टेलीकम्युनिकेशन। जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और था, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जिसकी भारत में बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और अभी भी है, क्योंकि भारत की जो मेन समस्या है वो यही है, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन। चौथा, और क्या योगदान रहा? और क्या रहा अंग्रेजों का योगदान? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, मशीन्स, जैसे कि रेलवे इंजन, प्रिंटिंग प्रेस, और ये बहुत सारी चीज़ें उन लोगों ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। और क्या किया? शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिग यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज बनाए, बहुत सारे कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ भी बनाए उन्होंने। जैसे कि 1857 में यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता बनाए, बिग यूनिवर्सिटीज़। जैसे कि तुम्हारा हो गया आईआईटी रुड़की, मुंबई यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, और क्या क्या? मुंबई यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, प्रेसिडेंसी कॉलेज, मद्रास में भी है,
कलकत्ता में भी है, ISM इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। तो इस तरीके से देखते हैं कि मॉडर्न एजुकेशन के लिए उन्होंने कुछ काम किया। बिग यूनिवर्सिटी, तो ये सब चीज़ें हैं। और क्या उनका एक अच्छा सिस्टम ये था कि जो स्कूल्स थे वो अच्छे थे, बिग यूनिवर्सिटीज़, गुड गवर्नमेंट स्कूल्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हम लोग क्या देखते हैं कि एक और अच्छा काम उन्होंने क्या किया था कि जो उस वक्त के जो स्कूल थे, सरकारी स्कूल, वो बहुत अच्छे होते थे। जैसे कि तुम आज भी अगर इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी करो तो हॉल एंड नाइट, एस.एल. लोनी, बर्नर्ड चाइल्ड की किताबें पढ़ोगे, रेन एंड मार्टिन की इंग्लिश ग्रामर पढ़ोगे। तो उस वक्त की जो स्कूल सिस्टम्स थे, जो सरकारी स्कूल होते थे, वो बहुत अच्छे होते थे, ये बात तो है। और उन्होंने बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, जैसे IIT रुड़की, ISM, अब ये दोनों IIT हैं। तो ये दोनों वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी की थी। प्रेसिडेंसी थी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी, मुंबई यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में काम किया। तो ये जैसे कि ये मैंने 5 क्षेत्र गिनाए हैं, जैसे कि रेलवेज में काम किया, टेलीकम्युनिकेशन में काम किया, जो पोस्ट सिस्टम है, जो चिट्ठी विट्ठी तुम भेजते हो, पोस्ट। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट था, जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया, उन्होंने एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ढंग से इंट्रोड्यूस किया इंडिया में पहली बार। और उन्होंने क्या किया कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो यूरोप में हो रहा था, उसको वहां के कुछ फायदे इंडिया में भी आए, फायदे कम आए लेकिन आए। और जैसे कि तुम्हारा बड़े-बड़े जो मशीनें थी, ये सब चीज़ों का उन्होंने इंट्रोडक्शन किया। और जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ शिक्षा के क्षेत्र में भी किया। जैसे कुछ लोग मैकाले को बोलते हैं कि उन्होंने शिक्षा को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया या बर्बाद किया, जो भी कुछ कहते हैं, या इंडियन सिस्टम को नहीं किया। तो ऐसा तो नहीं है, इंडियंस के पास भी पूरा ऑप्शन था। जैसे कि इंडियन में भी क्या बनाया, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया, जो एक मुस्लिम संस्थापक थे, उन्होंने AMU बनाया, और मदन मोहन मालवीय ने BHU बनाया। लेकिन अंग्रेजों ने भी बहुत सारे बड़े-बड़े यूनिवर्सिटी का स्थापना किया। और उनके एक जो खास बात थी, जो तुम एक सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हो, जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, वो है कि अंग्रेजों के समय में सरकारी स्कूल अच्छे हुआ करते थे। उस वक्त का 8th क्लास भी पास करना, 10th क्लास भी पास करना, आज के समय में IAS क्रैक करने जैसा था। तो है, समय होता है। तो अगला अब हम आगे देखते हैं, अतिरिक्त गतिविधियां। और एक्स्ट्रा तुमको क्या करना है इस चैप्टर में? पहला, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोगों को उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की सूची बनाइए। तो क्या-क्या पहले मिल जाता था लोगों को और बाद में नहीं मिलता था? जैसे कि बाद में औपनिवेशिक काल जब आ गया तो अनाज नहीं मिल रहा था, मिट्टी का तेल भी नहीं मिल पाता था, चीनी नहीं मिल पाता था, तो लोगों को खाने की परेशानी हो जाती थी। तो ये एक बुरा असर हुआ अंग्रेजों का। तो उनका सामान्य जीवन का जो जीवन स्तर था, वो क्या हो गया? डाउन हो गया। दूसरा, अपने आसपास के गांवों और शहरों के स्वतंत्रता पूर्व के चित्र संग्रहित करें, उन्हें आज के परिदृश्यों से मिलाकर देखें, क्या आप उसमें क्या परिवर्तन देखते हैं? क्या इनमें परिवर्तन सुखद हैं? तो जाहिर सी बात है सुखद है, क्योंकि उस वक्त स्थिति बहुत बुरी थी, लेकिन अब थोड़ी ठीक है। बस एक चीज में नुकसान हो गया कि सरकारी स्कूल पहले अच्छे थे, अब खराब है। अपने शिक्षक के सहयोग से इस विषय पर परिचर्चा करें। क्या भारत में जमींदारी प्रथा क्या सचमुच उन्मूलन हो गया है? अब देखो बच्चों, ये जो जमींदारी प्रथा थी, जो भारत के एक्चुअल विलन थे आजादी के पहले, वो यही थे, जमींदार। तो इसीलिए जब भारत आजाद हुआ तो पहली और पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में सबसे पहले इस विलन को ही खत्म किया गया कि भाई जमींदारी प्रथा हटाओ। यदि आपका सामान्य मत नकारात्मक है तो आपके विचार में इसे समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए और क्यों? क्या कदम? अब देखो बच्चों, आजादी के इतने साल बाद भी अभी भी लैंड रिफॉर्म्स पे बहुत मारधाड़ है। यहाँ तक कि सबसे ज्यादा जो केसेस पड़े हुए हैं वो तो बिहार में पड़े हुए हैं कि लोग जमीन के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं। तो लैंड रिफॉर्म्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस था। लैंड रिफॉर्म्स
हुए भी तो बहुत ही कम स्तर पे हुए, केवल बंगाल और केरला में। कहाँ कहाँ पर अच्छे हुए? बंगाल केरला में थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन बाकी जगह रेस्ट ऑफ इंडिया रॉन्ग, अच्छा नहीं काम हुआ है। तो बहुत ज़्यादा इसमें गड़बड़ है। तो जमींदारी प्रथा भी खत्म नहीं हुई। जमींदार लोग क्या करते थे, जैसे कि भारतीय कानून आया कि भाई एक आदमी इससे ज़्यादा जमीन नहीं रख सकता, तो जमींदारों ने शॉर्टकट क्या निकाल लिया कि जमीन का टुकड़ा टुकड़ा करके अपने परिवार के सदस्यों में बांट दिया। तो मान लो कि गवर्नमेंट ने रूल बनाया है कि 100 एकड़ तक ही मान लीजिए कि 100 एकड़ तक ही जमीन रखना, और किसी के पास है 150 एकड़, तो उसने क्या किया कि अपने दो भाइयों के नाम कर दिया 75-75 एकड़। तो इस तरीके से वो बच गया। तो इस तरीके से ट्रिक लगा लगा करके जमींदारों ने अपना फायदा बनाए रखा, और बहुत सब तो ब्लैक मनी लेकर के विदेश भी भाग गए। अब देखो चौथा प्रश्न, स्वतंत्रता के समय हमारे देश की जनता अपनी आजीविका के लिए क्या क्या कार्य करती थी? तो अधिकतर लोग तो खेती करते थे, एग्रीकल्चर। आज जनता के मुख्य व्यवसाय क्या हैं? आज क्या क्या हैं? बहुत लोग फैक्ट्री में काम करते हैं, बहुत सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, कोई ठेला चला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ सामान बेच रहा है, कोई फल बेच रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई अपना क्लिनिक चला रहा है, कोई स्कूल चला रहा है, कोई कोचिंग चला रहा है। तो बहुत लोग बहुत तरह का काम कर रहे हैं। देश में चल रहे आर्थिक सुधारों को ध्यान में रखकर वर्ष 2035 में आप किस प्रकार के व्यावसायिक परिदृश्य की कल्पना करेंगे? अब चलो, देश में चल रहे आर्थिक सुधार, अब बात यहाँ पर आ गई किस चीज की? फ्यूचर की। तो 2035, तो 2035 अभी कितना है? 2021। क्या क्या चेंज हो गया है? 5G टेक्नोलॉजी आ जाएगी, 5G 4G आ गया, और क्या आ गया? रोबोट्स आ गए। तो 5G 4G से क्या हो गया? बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी से लोग जुड़ गए, टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई, टेक्नोलॉजी एडप्टेशन बहुत फास्ट हो गई, फास्ट टेक्नोलॉजी। और रोबोट आ गए, रोबोट से हायर आउटपुट। तो अब फास्टर टेक्नोलॉजी, हायर आउटपुट आएगा, तो किस प्रकार का व्यावसायिक परिदृश्य देखेंगे? हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलप्ड, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड एंड डेवलप्ड। अब जैसे कि आज जो तुम गांव में हो, लेकिन गांव में भी लोग अब स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं। पहले एक जमाना था जब स्मार्टफोन बहुत बड़ी चीज होती थी। अरे बहुत पहले की बात नहीं है, मैं तुम्हें आज से लगभग कितने साल पहले की बात बता रहा हूँ, लगभग 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि जो टैब होता है 10 इंच का, वो 87,000 में पहली बार मैंने देखा था कलकत्ता में। और आज देखो, टैब तुम अभी ऑर्डर करो, तुम्हारे घर में मिल जाएगा 7-8 हजार में 10 इंच का टैब। तो क्या हुआ? फास्ट टेक्नोलॉजी एडेप्टेशन हो गया, और रोबोट्स जो आ जाएंगे तो बड़े बड़े काम बहुत ही फास्टली कर जाएंगे। जैसे कि आप तुम सुने होंगे कि 3D प्रिंटेड घर भी बनते हैं, 3D प्रिंटेड। तो तुमको तुम्हारा रोबोट ही तुम्हारा घर भी बना देगा, लो जैसा चाहोगे वैसा घर। तो ये चीज हुई। तो उसमें संदर्भ भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर तुम कोई रिसर्चर हो, यूपीएससी के स्टूडेंट हो, या इकोनॉमिक्स मेजर के स्टूडेंट हो, तो ये जो किताबों की जो लिस्ट दी गई है, इसको भी तुम अच्छे से पढ़ लो। तो किताबों की क्या क्या लिस्ट दी गई है? बैडन पॉवेल की लिखी हुई द लैंड सिस्टम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दूसरा है बच्चन डैनियल एच 1966 की डेवलपमेंट ऑफ कैपिटलिस्ट एंटरप्राइज इन इंडिया, लंदन की पब्लिशर है। विपिन चंद्रा की द कॉलोनियल लेगेसी, द इंडियन इकोनॉमी प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, पेंगुइन बुक्स नई दिल्ली की। रमेश चंद्र दत्त की 1963 में लिखी हुई इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये किताब का हमने जिक्र किया था। और उधर से बैडन पावल की भी किताब का हमने जिक्र किया था। कुमार धर्म एवं मेघनाथ देसाई, इनकी कैम्ब्रिज इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। मिल जेम्स की क्या है? मिल जेम्स नहीं, मिल जेम्स। देखो कहीं कहीं पर वही होता है कि हिंदी में लिख रहे हैं
तो सा का जा बना दिए। तो मिल जेम्स, तो हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, राजेंद्र प्रसाद की इंडिया अनडिवाइडेड, इंडिया देखो राजेंद्र प्रसाद की है इंडिया डिवाइडेड, जब भारत का जो बंटवारा उस पर लिखी हुई है किताब है इंडिया डिवाइडेड। अमर्त्य सेन की ये पुस्तक भी बहुत अच्छी है, पॉवर्टी एंड फेमिन्स, इसमें तुमको बंगाल में जो 1.5 करोड़ लोग मर गए थे अकाल से, और भी बाकी देश के बाकी हिस्सों में, उनके दर्द को तुम इस समझ सकते हो इस किताब से, और क्या हुआ था कैसे हुआ था वो तुम समझ सकते हो। तो ये किताब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्थिक संरक्षण विभिन्न वर्षों के, जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो हर साल गवर्नमेंट पब्लिश करती है, फाइनेंस मिनिस्ट्री पब्लिश करती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, अगर तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एक बार इसको जरूर देख लेना, अच्छा है। तो ये गवर्नमेंट रिपोर्ट है। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने ये चैप्टर खत्म कर दिया। मेरा नाम रॉबिन्स है, मैं एक आईआईटी इंजीनियर हूँ, एक आईबीएम इंजीनियर भी हूँ, और मुझे पढ़ाना थोड़ा अच्छा लगता है, और ये टॉपिक मैंने तुम्हें पढ़ाया है। अगले चैप्टर के साथ मैं फिर आऊँगा। मैं एक एप्लीकेशन डेवलपर आईबीएम का भी हूँ, और स्कूल टॉपर भी रहा हूँ। मैं आनंद मार्ग की फिलोसॉफी फॉलो करता हूँ, सामाजिक और आध्यात्मिक और प्रशासनिक फिलोसॉफी के लिए मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर को फॉलो करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ क्लास समाप्त करता हूँ, अगले क्लास में फिर मिलेंगे।